था कि ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होगा उतना दूंगा मैं। हमारी पुलिस टीम में एक बड़े बोल्ड अधिकारी थे। उनका नाम और उनके साथ किस तरह से उनको प्रलोभन दिया गया वो सारा डिटेल में बुक में है। उनको ये प्रलोभन दिया गया था कि उन्होंने जो जो कुछ राजस्थान भर में जितनी सारी संपत्तियां आसाराम की हैं वो सारी देने का प्रलोभन उनको दिया गया। हमारी टीम के अन्य सदस्यों को भी तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, यहाँ तक कि जो आप बता रहे हैं कि ये तक प्रलोभन दिए गए कि आपने पूरी ज़िंदगी में जितना सोचा नहीं होगा, आपकी कल्पना से ज़्यादा हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन इस केस में मदद की जाए, इस तरह के तमाम प्रलोभन दिए गए थे। इस सब के बावजूद जब गिरफ्तार करके आप ले आए, लगातार गवाहों की हत्या, जिस तरह से कोर्ट परिसर में चाकू मारा गया, एक डराने वाला दृश्य था वो पूरा, उस कंप्लीट करना कोई आसान नहीं था गिरफ्तारी के बाद में। गिरफ्तारी के बाद और ज़्यादा टफ हो गई थी चीज़ें, क्योंकि ये इनके प्रकरण, इनकी ये कोशिश थी कि किसी भी तरह से गवाह कोर्ट में ना पहुँचे, गवाहों को डराना, उनके घर वालों को डराना, गवाहों पे हमले करना। 9 गवाहों पे हमले हुए, उनमें से 3 की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो गई। एक रणवीर की दोस्त की भी डेथ हुई। और ये जो जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो वो व्यक्ति थे जो अपनी गवाही दे चुके थे। गवाही देने के 1 महीने बाद उनकी हत्या की गई। तो ऐसे में गवाह का घबराना, गवाह को डर लगना लाजमी था। गवाह के साथ साथ पुलिस अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व थे, पुलिस अधिकारी जिनकी एविडेंस होनी थी, उनके मन में भी डर था। हमारे जो एडवोकेट्स थे प्रोसिक्यूशन के, विक्टिम के जो एडवोकेट थे, उनको डराया गया, उनके परिजनों को डराया गया, अनेक तरह की धमकियां दी गई। तो ये ऐसे में विक्टिम और विक्टिम की फैमिली और बाकी एविडेंसेस के लिए विटनेसेस को लाना एक टफ टास्क था। विटनेसेस को एक सिक्योर एनवायरनमेंट की फीलिंग कराना अपने आप में टफ काम था। वो सारा पुलिस ने किया और देर सवेर ये ट्रायल पूरी हुई और सजा हुई। उससे भी टफ काम था जो बच्ची थी उसको मजबूत रखना। उसको कैसे रखा, क्योंकि इतने बड़े इंसान के खिलाफ वो खड़ी हुई थी। बच्ची का को मेंटली स्ट्रोंग रखना, अपने जो उसने जिस तरह का घटनाक्रम उसके साथ हुआ था वो एक भयावह दृश्य था। और ऐसे में बच्ची मेंटली भी टूट जाना स्वाभाविक था। बट बच्ची को सारी मजबूती देने के पीछे बच्ची के पेरेंट्स का रोल रहा। वो बच्ची के पेरेंट्स के साथ साथ हमारी जो दोनों अधिकारी थी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चंचल मिश्रा और केस की SHO जो थी मुक्ता पारिक, इन दोनों ने भी उस बच्ची को काफ़ी संभल दिया। जब एविडेंस हुई थी तो बच्ची की एविडेंस करीब 1 महीने चली लगातार कोर्ट में। उस दौरान इन दोनों महिला अधिकारियों ने उस बच्ची को काफ़ी संभल दिया, उसको मोटिवेट किया और उसको बार बार ये मंजिल दिखाते रहे कि बस जल्दी ही जस्टिस मिलने वाला, जल्दी ही जस्टिस मिलने वाला। इस जस्टिस की उम्मीद में वो बच्ची मोटिवेट होती रही। इन दोनों अधिकारियों का अहम रोल रहा उसमें। एक आपने पोटेंसी टेस्ट कराया था, हमारे आज तक पे चला था बाबा टनाटन जी। उसको लेकर कई लोगों ने कहा इस तरह से नहीं चलना चाहिए। वो पोटेंसी टेस्ट की क्या जरूरत पड़ी थी आपको? आरोप ये लग रहे थे पुलिस पे कि बाबा की एज ज़्यादा है और वो कैपेबल नहीं है, जिस तरह के आरोप बाबा पे लगे। ऐसे में फिर पोटेंसी टेस्ट कराना लाजमी था। वो पुलिस का जो स्टैंड था उसको और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी था। जेल में जब आपने डाल दिया था एक बार, तो वहाँ तरह तरह की कहानियाँ आती थी कि कभी कोई अंदर का अधिकारी मिला हुआ है, कोई बाबा की सेवा हो रही है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ता होगा। ये बिल्कुल लगातार इन चीज़ों पे भी नज़र रखने की आवश्यकता थी। और ये नज़र रख के फिर मेरा उदयपुर ट्रांसफ़र हो गया था जोधपुर से। तो जो पीछे जो अधिकारी रहे, बाद में जो इन अधिकारियों ने वहाँ काम किया, जो पुलिस टीम वहाँ रही, उन्होंने, क्योंकि ट्रायल के दौरान ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो थी वो ज़्यादातर तो ट्रांसफ़र हो चुके थे। बाद की जो न्यू टीम थी, ट्रायल 4 साल उसी न्यू टीम ने कराया है। जो पुलिस कमिश्नर भी वहाँ बदले, DCPs भी नए थे, उनके द्वारा लगातार 4 साल ट्रायल के दौरान किसी तरह से विक्टिम को कोई प्रभावित नहीं कर ले, विटनेस को कोई प्रभावित नहीं कर ले, और जेल में रहते हुए आसाराम किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस करने का कोशिश नहीं कर ले। वो सारा ध्यान उनके द्वारा रखा गया। अच्छा, ये आसाराम टूटा कैसे था, वो भी दिलचस्प कहानी है, थोड़ा बताएं। आप किसी को अर्श से फर्श पे ले आते हो तो वो उसका जो अहम है, उसका जो ईगो है, अगर वो टूट जाता है तो वो आदमी सच बोलने लगता है। हमारा ये मानना था कि एक शूडो
पावर इसने एंजॉय करी थी, और उस शूडो पावर को जो ही पुलिस ने ख़त्म किया वो इमिडिएटली वो टूट गया। वो हेडलाइन मुझे याद है कि वो बोला मुझसे पाप हो गया, ऐसा कुछ हाँ, क्या? ऐसा एग्जैक्टली यही वर्ड था, मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ़ करो। एक जब ये सब कुछ चल रहा था ट्रायल, उस वक्त आपको लग रहा था कि आसाराम को सज़ा हो जाएगी? हाँ, क्योंकि जिस दिन हमने चार्जशीट पेश करी थी, तो चार्जशीट पेश करते समय सारे जो एविडेंसेस थे उनको नाप तोल के हमने देखा था, और इस चीज़ पे हम आश्वस्त थे कि जो एविडेंस चार्जशीट के साथ पेश करी गई है, अगर ये एविडेंस कोर्ट के सामने रख दी जाएगी तो उम्मीद तो हमें यही थी, और लकीली वो सारी एविडेंस कोर्ट के सामने सही तरीके से हम रखने में कामयाब रहे। जो भी विटनेसेस थे उनका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बातें कही थी, वो सारी बातों पे वो कायम रहे। तो ये उम्मीद पूरी थी कि सज़ा मिलेगी, क्योंकि ट्रायल के दौरान जो प्रोग्रेस हो रही थी ट्रायल की, उससे भी हम वाकिफ़ थे, और हमारे जो SHO महिला थाना है मुक्ता पारिक, वो लगातार जोधपुर में उनकी पोस्टिंग रही। जो ट्रायल की जो प्रोग्रेस थी वो हमारे प्रोसिक्यूशन के जो एडवोकेट्स थे उनके साथ मिल करके वो उसको लगातार मॉनिटर कर रही थी। आपके वकील नए थे, लेकिन वो बड़े बड़े वकील आते थे आसाराम के पक्ष में, तब आपको ऐसा लगता था कि इतने बड़े बड़े वकील आ रहे हैं, प्रभावित हो सकता है केस? हाँ, ये बात सही है कि हमारे जो एडवोकेट थे वो प्रोसिक्यूटर, जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनके पास हज़ारों केस होते हैं, और दिन में भी उनको कुछ 10-15 केसेस की मिनिमम उनको पैरवी करनी पड़ती है। अक्यूज्ड की तरफ से डेडिकेटेड टीम ऑफ एडवोकेट्स थी, और वो कंट्री के बेस्ट ब्रेन थे। उनके सामने जब वो सिर्फ उनको उसी एक केस पर काम करना था, तो सिर्फ उस एक केस पे काम करने के लिए बेस्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ द कंट्री काम कर रहे हों, और सामने हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर हों वो कई सारे केसेस को एक साथ हैंडल कर रहे हो, ऐसे में प्रोसिक्यूटर के लिए बड़ा टफ टास्क था। ऐसे में विक्टिम की तरफ से भी एडवोकेट सोलंकी और एडवोकेट वर्मा जी का अच्छा सहयोग रहा, और उनकी पूरी ब्रीफिंग पुलिस के द्वारा लगातार की गई।